ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए। देखते हैं, कोई मर्सी का शायद पेपर पड़े होंगे मेरे पास। चलो कोई भी देख लेते हैं। एक ये है शायद मर्सी का। ये कब का है? 2019 का है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग ने जितना पढ़ रखा उतना रिवाइज करेंगे। ठीक, अब इसमें जरा ध्यान से समझते चलना भाई। सबसे पहले ऐसे ही है, डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग समझते हो ना? किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स की। अब्स्ट्रैक्शन का ही दूसरा नाम है क्या? डाटा हाइडिंग। क्लियर? उसके बाद ये तो लर्निंग है। डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड फॉर्मल वेरिएबल, इसको नोट भी कर लो चला। ठीक है, क्लास वेरिएबल एक तरफ लिख लो, ऐसे एक हेडिंग डालो रिवीजन, और उसके बाद ये लिखो क्लास वेरिएबल और फॉर्मल वेरिएबल। हालांकि फॉर्मल वेरिएबल की जगह इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए था। फॉर्मल के बाद ब्रैकेट में लिख लो इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, वो फॉर्मल का मतलब वो जनरल वेरिएबल के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फॉर्मल तो केवल पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल होते ही नहीं है फॉर्मल ना। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे एक क्लास वेरिएबल की तरफ इट इज डिक्लेयर्ड, क्लास वेरिएबल में लिखना है इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। और फॉर्मल या इंस्टेंस वेरिएबल, जो फॉर्मल लिखा है ना उसके बगल में इंस्टेंस लिख लेना। ये फॉर्मल के नाम से नहीं आएगा, उन्होंने दे दिया है, ये आएगा जब भी आएगा इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से। तो इंस्टेंस की तरफ लिख लो इट इज डिक्लेयर्ड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। इट इज डिक्लेयर्ड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। दूसरा डिफरेंस लिख लो। दूसरा डिफरेंस में कह रहे हैं क्लास वेरिएबल में इट हैज अ सिंगल कॉपी, it has a single copy for it has a single copy for each object. It has a single copy for each object of its class. ये लर्निंग टॉपिक है भाई। It has a single copy for each object of class। और हम ये बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं एक बार। टाइप्स ऑफ वेरिएबल किसी को याद होगा, लोकल, क्लास, इंस्टेंस ना, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल का मतलब इंस्टेंस वेरिएबल ही है। और उधर लिख लो दूसरी तरफ इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ इट हैज अ सेपरेट कॉपी, इट हैज अ सेपरेट कॉपी फॉर each object of its class. It has a separate copy for each object of its class. ठीक है, तो ये हमारा दो चीजें हो गई। अब आ जाओ डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। नोट कर लो क्योंकि ये लर्निंग है, आ जाएगा। अभी सॉर्टिंग पढ़ी तो है नहीं हम लोगों ने, बट फिर भी लिख लो कि अगर पेपर में आया तो लिख लो एक तरफ सॉर्टिंग और एक तरफ सर्चिंग। सॉर्टिंग की तरफ लिख लो इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू अरेंज, it is a process to arrange array elements, it is a process to arrange array elements in ascending or descending order. It is a process to arrange array elements in ascending or descending order. एक थोड़ा करेक्शन एक कर लो, एरे काट दो क्योंकि ये तो किसी में भी चीज हो सकती है ना सॉर्टिंग। इट इज अ प्रोसेस टू अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग, और क्योंकि इन्होंने एरे का नाम नहीं लिया ना, एरे के सॉर्टिंग। और उधर लिख लो सर्चिंग की तरफ इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू चेक, इट इज अ प्रोसेस टू चेक प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू, इट इज अ प्रोसेस टू चेक प्रेजेंस, प्रेजेंस है NCSE। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, चलो और दूसरे बस एक ही डिफरेंस सफिशिएंट, इट इज अ प्रोसेस टू चेक प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इन गिवन वैल्यू, इन गिवन कंटेंट, ऐसे लिख लो इन गिवन कंटेंट।
ये कंटेंट एरे भी हो सकता है और कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। वैसे मेनली तो एरे के लिए होता है, बट कोई ऐसा। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, इसका क्या मतलब है? इसको भी लिख लो, एक लाइन की है, ऐसे एस्टिक करके पॉइंट लिखते हैं। चलो, क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्लास इज कॉल्ड, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं अक्सर। क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बिकॉज all the objects are created, because all the objects are created inside its class, because all the objects are created inside its class. inside its class, ठीक। चलो, एक ये हम लोग को पेपर दिसंबर का मिल गया, लास्ट ईयर का, क्योंकि वो पेपर इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, एमसीक्यू उसमें आते नहीं थे उस समय, ये हमने एक एमसीक्यू वाला निकाला है, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक। चलो, समझ में आ गया उतना? अब आ जाओ, इसके क्वेश्चन दिया करो। अब यहाँ पे टिक है, नहीं पता है ये किसी का पेपर है, सही है कि गलत, इस पे मत दिमाग लगाना कि यही सही है, अपना बताना। चलो आ जाओ, नेम द फीचर, ये पहला क्वेश्चन आता है और आएगा हमें इस बार भी। नेम द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा फीचर है ये? हाँ, ये लिखा तो हमें भी नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है, कुछ सोच रही है ये। व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज इन द किचन, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, चलो ठीक है। देखो देखो यहाँ पे, खैर छोड़ो, हम उस पर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है, जो जितना समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे कुछ कर रही हैं और कुछ इसके अंदर चीजें रखी हुई हैं, ऐसे ही होगा शायद ना। तो क्या, अच्छा हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। क्या ये इनकैप्सुलेशन हो सकता है? इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कई चीजों को किसी एक चीज में बंद कर देना। जैसे हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे ये रूम है, ये रूम, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इनकैप्सुलेशन का। ये रूम हमारा एक क्लास है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, टेबल है, चेयर है, बहुत सी चीजें, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। क्या ये इनहेरिटेंस हो सकता है क्या? इनहेरिटेंस का मतलब एक चीज है, उसी टाइप की एक दूसरी चीज नहीं आ गई। जैसे पहले मारुति ने जो है मारुति 800 निकाली, बाद में मारुति स्विफ्ट निकाल दी, तो वो इनहेरिटेंस था। उसने वहां से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो कार में डाल दी, कुछ नई चीजें और नई वाली कार में जोड़ दी। वो इनहेरिटेंस ऐसा तो दिख नहीं रहा है, वो भी नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ही तरह की कई चीजें, वो एक ही नाम सबका सेम होगा लेकिन उनके काम अलग होंगे। जैसे स्टूडेंट, वो भी हमारा एक हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्शन। यानी वो जैसे खाना, हाँ समझ में आ गया क्या है। ये खाना जो बना वो किसके अंदर बना? किचन के अंदर, लेकिन वो कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन चीजें कुक होके आई हैं वो दिख रही है ना। अंदर क्या हुआ था, क्या वो प्रोसेस दिख रहा है क्या? इस खाने के अंदर जो खाना रखा है उसमें दिख रहा है क्या ये कैसे बना था? तो ये हमारा क्या माना जाएगा? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, डेटा हाइडिंग। वेरी गुड, ध्यान रखना, ठीक है। डेटा हाइडिंग भी कहीं पे लिख सकते हैं। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड, जरा देखो सही टिक है कि गलत टिक है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज दिस वन इन जावा। कह रहे हैं रिलेशनल लॉजिकल अरिथमेटिक असाइनमेंट। बोलो भाई, सही है गलत है? हाँ, गलत है, लॉजिकल है। रिलेशनल में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। और लॉजिकल में क्या आते हैं? एंड और नॉट। ये बता दो अरिथमेटिक में क्या आएगा? हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी अरिथमेटिक में माना जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अरिथमेटिक में। और असाइनमेंट में सिंगल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, डबल नहीं सिंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कंडीशनल ऑपरेटर इज क्या? जो इसको नोट भी कर लो एक जगह, एक एस्टिक बना के एक पॉइंट नोट्स करो। इफ एल्स, पहले इसको लिख लो फिर इस क्वेश्चन। इफ एल्स इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, if else is known as conditional statement, conditional statement, and ternary operator, is called
कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एक ऑपरेटर है कंडीशनल, और वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ। हाँ, अगर ये पूछते ना कंडीशनल स्टेटमेंट तो इफ एल्स होता, कंडीशनल ऑपरेटर पूछे तो टर्नरी सही है। यहाँ पे इन्होंने कुछ और टिक किया ना, शायद लॉजिकल गलत है, ये टर्नरी सही है। ठीक है, चलो इसके व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न बाय दिस फंक्शन, ये फहा बुलियन, जिस फंक्शन में भी इज आ जाता है शुरू में इज, उसका रिटर्न टाइप कैसा हो जाता है, बुलियन। और ये फंक्शन करता क्या है, ये चेक करता है कि जो ये कैरेक्टर ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो अल्फाबेट है कि वो डिजिट है। यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेट या डिजिट लिखा है तो आंसर कैसा रिटर्न करेगा, ट्रू। और कुछ और लिखा है जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा है, स्पेस लिखा है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्लियर, ठीक। तो ये हम लोग का रिटर्न टाइप इसका है बुलियन। नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द बाइट एरे, एरे तो हमने नहीं पढ़ाया है बट ये समझ में आ जाएगा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, और इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 100, और एक, और डेटा टाइप इसका कैसा है, बाइट। एक बाइट कितनी मेमोरी लेता है, बिट में पूछा है कि बाइट में दिया है, बाइट में पूछा है ना, एक बाइट लेता है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, कुछ याद आ रहा हो, बाइट लेता है 1 बाइट, तो यानी ये 100 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 100 बाइट्स। ठीक है, अगर ये एरे हमारा कैरेक्टर टाइप का होता तो आंसर क्या आता, बोलो 200। एक कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स, तो ये 100 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो वैसा आ जाएगा, तो कर लोगे, एरे से मतलब कम है इसका। इसके बाद ये आ जाओ, इस assume that the variable protected, एक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की बात हो रही है, क्या एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड टाइप का, क्या ch इज डिक्लेयर्ड इन क्लास ए, क्लास ए के अंदर डिक्लेयर किया गया है, ऑफ पैकेज पी, एक पैकेज ऊपर जैसे लिखते हैं ना import java डॉट util, तो कह रहा है एक पैकेज बना है पी, उसके अंदर क्लास बना, उसके अंदर ये डिक्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट विल नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, तो याद करो पहले प्रोटेक्टेड का काम क्या था, पब्लिक का क्या काम होता है, पब्लिक वाला कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, अपने पैकेज में भी, दूसरे पैकेज में भी, कहीं पे भी, उसके लिए सब जगह ओपन है। जो प्राइवेट होता है उसका क्या काम होता है, वो केवल और केवल अपने क्लास में, पैकेज नहीं क्लास, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास में यूज होगा। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड होता है वो कहां कहां जाता है, वो अपने क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में। अब वो चाहे सेम पैकेज में हो, ठीक है, अगर वो चाहे सेम पैकेज में हो या किसी दूसरे पैकेज में हो, वहां पे भी वो चला जाता है। सुनना ध्यान से, समझ में आ रहा है, कहां पे जाएगा, अपने क्लास में सभी जो है जाएंगे, और जाएगा जहां पे इस क्लास को इनहेरिटेंस किया जाएगा, चाहे सेम पैकेज हो चाहे कहीं बाहर का पैकेज हो। अब आ जाओ इसका आंसर, इनहेरिटेड क्लास क्या बोला, इट विल नॉट बी एक्सेसिबल, कहां पे ये नहीं यूज हो पाएगा, इनहेरिटेड क्लास ऑफ पीआई, पीआई पैकेज के अंदर एक क्लास इनहेरिट किया गया, कह रहे वहां पे नहीं यूज हो पाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये तो नहीं आंसर। इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ अनदर पैकेज, इसमें नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरे पैकेज में एक क्लास बनाया लेकिन उसने इसको इनहेरिट नहीं किया हुआ है, अगर वहां दूसरे पैकेज में भी इनहेरिट कर लेता तो यूज हो जाता। बस इसका मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब अपना और इनहेरिटेड, वो कैसा भी इनहेरिटेड हो, कहीं बाहर हो, अपने क्लास में हो, कहीं पे। क्लियर हुआ, तो ये है थोड़ा सा, हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस है क्वेश्चन, पैकेज क्योंकि हम लोग के कोर्स में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, केवल डेफिनेशन, बट समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ, ये एरे का है, छोड़ देते हैं हम लोग। इसका जा बता लो, 8th का निकालो, 8th और 9th का। चलो 8th का आंसर बोलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर क्या बोला भाई, गलत है इनका आंसर, क्या सही है, चलो भाई कुछ लोग कहे शायद गलत भी है, तो अब जाए इसको समझते हैं। देखो इसका आंसर क्या आया, फ्लोर का 61 नहीं है भाई, 60 आया, 60.0। फ्लोर क्या करता है, नीचे की वैल्यू बताता है, जैसे सबको पता है ना फ्लोर, पता है तुम्हें, नहीं पता है, सुन लो, जिनको फ्लोर वगैरह नहीं पता है तो वो जरा ध्यान से सुने। तो देखो फ्लोर में एक होता है फ्लोर और एक होता है सील,
जैसे हमने कहा 2.7, ये 2.7, ये है 2 और ये क्या है 3, इनके बीच ही में तो कहीं पे होगा ना। तो इसकी एक नीचे की वैल्यू है, नीचे का मतलब पहले, तो इसकी फ्लोर क्या है 2 और इसकी सील का मतलब सीलिंग, ऊपर की वैल्यू क्या है 3। और अगर हम 2 का ही पूछ लेते फ्लोर और सील तब क्या बोलते, तो वो खुद ही होता, क्योंकि ये 2 नंबर के बीच का नहीं है ना। तो इसका अब क्या बताओ, इसका सील फ्लोर क्या आएगा 60.0 डबल टाइप का, और सील क्या आएगा इसका, इसका सील आएगा 7 पॉइंट, क्योंकि 6 और 7 के बीच का नंबर है ना ये, तो 7.0, तो आंसर क्या आया 67.0, आंसर सही है इसका। बोलो ऑप्शन नंबर, कौन सी एरर दिख रही है यहाँ पे, सिंटैक्स, क्यों, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, इन्होंने पकड़ लिया, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगे, ये इन्वर्टेड कोट्स, क्लियर। तो ये हमारी है सिंटैक्स, अगर टाइपिंग मिस्टेक होती है तो सिंटैक्स एरर होती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट का बताओ जरा, सेवेंथ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, सेवेंथ एलिमेंट, सेवेंथ इंडेक्स नंबर नहीं, ध्यान रखना, अगर कहते हैं 7 इंडेक्स नंबर वो अलग बात होती, 7 इंडेक्स नंबर का मतलब हम ऐसे काउंट करते कि 0 1 2, और अगर 7 पोजीशन बोली है तो किस इंडेक्स नंबर पे होगा 0, ठीक है। हाँ तो अब सुन लो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ABCD है ना, सुनो ABCD है, इसका इंडेक्स नंबर है 0 बट इसकी पोजीशन क्या है 1, 7 पोजीशन किस इंडेक्स नंबर पे होगी 6, तो हम क्या बोलेंगे S डॉट कैरेट 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते, द आउटपुट ऑफ, ये बताओ जा, इसमें जा 11 12 और 13 तीनों ट्राई करो अपने आप तुम लोग, पहले पहले कहीं पे लिख लो ऑप्शन नंबर, फिर बताना हमको। हाँ चलो हो गया, ऑप्शन नंबर सही है ये, चलो देखते हैं, ये तो खैर आसान सा लिख रहा है। सब स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग में इधर देखो आर्यन, सब स्ट्रिंग में क्या होता है, कहां से शुरू करेगा 1 से और जाएगा कहां तक, हाँ 4 तक नहीं जाता, 4 से कम 3 तक, तो आ गया 0 1 1 2 एंड 3, ए एंड टी सही है। उसके बाद आ जाओ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलो विच प्रिंसिपल ऑफ ओप्स, पॉलीमॉर्फिज्म, और फंक्शन ओवरलोडिंग किसको फॉलो करता है, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग आ जाए वर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। इसके बाद आ जाओ ये 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर अ वैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट, कौन सा फ्लोटिंग कांस्टेंट है, पहला वाला कैसा कांस्टेंट है बोलो, इंटीजर, हाँ इंट या इंटीजर, दूसरा वाला डबल, तीसरा वाला फ्लोट, और चौथा वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बोलोगे, ओनली 3, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आ जाओ जरा, ये सिस्टम क्लास इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज, इसके एक पहले इसके एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, फिर इसको हम लोग देखो कहीं पे लिखा है, ऐसे एस्ट्रिक बना के नोट कर लेना, सिस्टम, नोट कर लो इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, ये ऐसे, ठीक। अब इसमें जावा का स्ट्रक्चर क्या कहता है ये समझना, जो जावा लैंग्वेज है ना वो कैसे डिफाइन की गई है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गलत बात है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये पूरी एक किट है। किट का क्या मतलब होता है, बोलते हो ना क्रिकेट किट, और बोलते हो बैट है, बैट मतलब केवल बैट, क्रिकेट किट का मतलब क्या, बैट और सब पैड और सब कुछ आ गया, तो जावा भी एक किट है, इसीलिए बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकेले नहीं है, कई चीजें मिलके है, ठीक है। तो अब जावा के अंदर हम लोग बनाते हैं क्या, पैकेज, जावा के अंदर क्या बनते हैं, पैकेज, पैकेज के अंदर क्या बनते हैं, क्लास, और क्लास के अंदर क्या बनते हैं, नहीं फंक्शन, हाँ फंक्शन या ऑब्जेक्ट या जब जो भी है, और फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं क्या, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब प्रोग्रामिंग, SOPLN जो भी करना, ये पूरा स्ट्रक्चर है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केवल इतना, हम क्या बना रहे हैं, क्लास, क्लास के अंदर बना रहे हैं एक या बहुत से फंक्शन, और उसके अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। इसके ऊपर एक होता है पैकेज, अगर हमने ये लिखा मैथ डॉट, समझना भाई थोड़ा डेप्थ में चल रहे हम लोग, मैथ डॉट SQRT ये लिख दिया,
तो अभी क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा पैरामीटर, जो भी ब्रैकेट में लिखा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ये क्या है, ये फंक्शन, ये क्या है, एसक्यूआरटी, एक जो भी ब्रैकेट के बगल में लिखा है वो फंक्शन होता है, याद रखने के लिए। और अगर इसके पहले डॉट के पहले कोई चीज लिखी है, क्लास, क्योंकि फंक्शन किसके अंदर है, क्लास। लेकिन अगर हम इसके पहले कुछ एबीसी लिख देते तो ये क्या होता, अगर होता तो ये नहीं भाई, ये क्लास है ना, ये तो क्लास किसके अंदर बना होता है, पैकेज के अंदर। तो अगर दो डॉट वाली चीज आ गई तो ये फंक्शन, ये क्लास, क्लास के अंदर पैकेज। पॉइंट समझ में आया। तो अब यहाँ पे जो हमें नोट करना है, तुमने ये वाली लाइन लिखी है, इसको मार्क कर लो। ये क्या चीज है बता दो कोई, पैकेज। सिस्टम एक पैकेज है, ये क्या है, ये है क्लास, ये क्या है, फंक्शन, और ये क्या है हमारा पैरामीटर, बोलो आर्ग्यूमेंट बोलो कुछ भी। अब समझ में आया। अब इसका जो आंसर दे दो, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सिस्टम क्लास, देखो सिस्टम डॉट, नहीं एक मिनट भाई गड़बड़ हो गया, पता है क्यों, यहाँ पे सिस्टम तो एक खुद ही पैकेज है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा दूसरे सेंस में पूछा है, ये वाला पैकेज होना चाहिए था। यहाँ पे क्लास की जगह क्या होता है, ये पैकेज। समझ में तो आ ही रहा ना, पैकेज आउट यहाँ पे क्लास था एक्चुअली। तो यहाँ पे बाकी सब सही है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में होना चाहिए था, सिस्टम पैकेज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज। तो ये भी होता है, मतलब पैकेज के अंदर भी पैकेज होते हैं, समझ में आया, पैकेज के अंदर सब पैकेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जावा डॉट लैंग। जब कोई भी पैकेज पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी पैकेज पूछा जाए तुम्हें नहीं पता है तो जावा डॉट लैंग ही लिखोगे, ज्यादातर चीजें जावा डॉट लैंग के अंदर बनी है। अगर नहीं पता है तो हाँ, अंधी अगर मारनी हो तो यही सही है, ठीक है, बाकी तो जो पता है तो वो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है, बट अब ये क्वेश्चन ही गलत है तो क्या करोगे उसमें, ठीक है। तो फिर तो ये सब चलते ही। चलो, कंपेयर टू फंक्शन, compare to return dash when the parameter string is smaller than the invoking string। मतलब क्या हुआ, इन्वोकिंग स्ट्रिंग और ये पैरामीटर स्ट्रिंग का क्या, कंपेयर टू फंक्शन, याद आ रहा है सबको। हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, देखना ए बी सी, हम सुनना बहुत ध्यान से, ए बी सी डॉट डॉट कंपेयर टू एक्स वाई जेड। एक मिनट सुनो भाई, ये ऐसे है, ये जो है हम याद करो, हम लोग लिखते थे ना ओबीजे, भाई बातें बंद को, इधर ओबीजे डॉट गेट लिखते हैं, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो ये हमारा फंक्शन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ये कॉल कर रहा है किसको, गेट को। यहाँ पे कंपेयर टू में कौन कॉल कर रहा है, एबीसी कॉल कर रहा है कि एक्स वाई जेड, कंपेयर टू फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, एबीसी। हम बार बार बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। यहाँ पे एबीसी ऑब्जेक्ट है, वो कॉल कर रहा है कंपेयर टू को, और पैरामीटराइज वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा, कह रहे ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा अगर पैरामीटराइज स्ट्रिंग इज स्मॉलर। हम इसको कर देते हैं, इसको एक्स वाई जेड कर देते हैं और इसको कर देते हैं एबीसी, ठीक है। अभी थोड़ा कह रहे हैं पैरामीटर ये स्मॉलर है इस वाले से, स्मॉलर तो है ना, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव या जीरो या कुछ और, हाँ नेगेटिव। इसको कंपेयर टू करो, क्या आंसर आएगा, क्या होता है कंपेयर टू, अनुष बता जा क्या होता है कंपेयर टू। हाँ तुम्हारा नाम क्या, हम भूल जाते हैं, अनुष की है ना, हाँ ठीक है। कंपेयर टू क्या होता है बताओ, नहीं याद है, चलो तुम बता दो पीछे, उठा के कंपेयर करता है, चलो भाई ठीक है, सही कह रहा है। बट कंपेयर टू तो समझे में नहीं आया ना अभी भी, कंपेयर टू तो फंक्शन ही है। हाँ हाँ, अब इन्होंने थोड़ा बोला, जो पहले दो लेटर डिफरेंट मिलते हैं उनकी स्काई वैल्यू को माइनस करता है। यहाँ पे पहले ही पहला लेटर डिफरेंट मिल गया ना, इसका पहला सेम होता है तो वो दूसरे में जाके चेक करता, तो पहले ही सेम मिल गया तो इनको क्या करेगा वो माइनस। अब बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा इस समय कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, एक्स की स्काई वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर हुआ। तो आंसर इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो इसमें क्या नोट करोगे, कंपेयर टू फंक्शन पता होता तो ठीक था, बस बाकी वो लर्निंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आंसर देखो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब आ जाओ असर्शन वाले अच्छा चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो अब सुनना जाए, एक मिनट ध्यान से बहुत सुनना।
जो ये असर्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले। अब इस साल पहली बार आया था, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, बोर्ड ने उसको कैंसिल कर दिया था। 5 नंबर इस बार सबको फ्री के मिले थे बोर्ड में, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े कंफ्यूजन वाले थे। किसी दिन लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तब देखें। अभी इस क्वेश्चन को करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक। और भी सब्जेक्ट में शायद मिलते हैं, हमें पता नहीं है ठीक से, और भी सब्जेक्ट में आते हैं क्या सेशन टाइम? हाँ आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हम इसको ट्रिक बता रहे हैं। एक सुना, हमेशा तुमको ये सुन लो जरा ध्यान से, 4 ऑप्शन सेम मिलेंगे। असर्शन वाले में यही 4 ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि भाई दोनों ट्रू हैं और ये वाला सही रीजन है दूसरे का, दोनों ट्रू है और ये वाला रीजन नहीं है, और दोनों में यहाँ पे दोनों एक, ठीक है, इट इज अ ट्रू एंड ये फॉल्स, और फॉल्स तो ट्रू है, ऐसा। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये देखना है ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इन अ जावा कंस्ट्रक्टर कैन बी इन्वोक्ड जस्ट लाइक अ मेथड इज इन्वोक्ड। कह रहे कंस्ट्रक्टर को भी वैसे ही कॉल करते हैं जैसे कि फंक्शन को कॉल करते हैं। गलत है भाई, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते नहीं, अपने आप कॉल होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो क्या दोनों की कॉलिंग सेम है? नहीं, कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है अपने आप, और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, लिखवाया भी था ना हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया, बस यहाँ पे क्या लिख लो, फॉल्स, कि ये हमारा फॉल्स है, ठीक। अब दूसरे को आ जाओ, दूसरा देखो ट्रू है कि फॉल्स है। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ स्पेशल फंक्शन विदाउट अ रिटर्न डेटा टाइप। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो अब क्या ये दोनों ये ऑप्शन ए और बी तभी होंगे जब दोनों ट्रू होंगे। जब दोनों ट्रू हो जाए तभी फिर तुम्हें इस पे दिमाग लगाना, ये छोड़ देने। अगर एक भी फॉल्स हो गया, ये दो तो है ही नहीं, अब इसमें तो देख लो आसाम से मिल जाएगा। हाँ समझ में? कोई भी सेशन का क्वेश्चन है यही तरीका है, इसको मत कनेक्ट करो कि ये रीजन है कि नहीं, वो फालतू है। एक फॉल्स मिल गया तो हमें वो रीजन समझना ही नहीं है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू होते तो देखते क्या ये वाला इससे कनेक्टेड है कि नहीं है, रीजन है कि नहीं, ठीक है। तभी दिमाग लगाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग। अब एक क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला तुम लोग करो, हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक, करो। अच्छा नहीं भाई रुकना, ये नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है कि ये हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल ये वाला कर नहीं, इसको छोड़ दो। हालांकि ये कर लोगे, इनहेरिटेंस का है। कॉल बाय वैल्यू अभी पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये दो क्वेश्चन और ये 3 और 4 ये करो। हाँ अच्छा हो चुका है, चलो छोड़ दो अभी फिलहाल, अभी देखते हैं। अच्छा ये वाला और ये वाले लास्ट के 2 ये कॉपी पे करो जरा। तो इस वाले का आंसर आ गया फॉर, और हमने अभी बताया था कि जब भी इज लग जाए तो उसका आंसर तो बूलियन ही आता है ना। इसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। किसी का डिफरेंट आ रहा है क्या? नहीं, चलो हाँ डिफरेंट आ रहा है, नहीं। इसके बाद ये लिख लिया होगा, जब हम इसको लिख रहे हैं आंसर चेक करना, इसमें ब्रैकेट की मिस्टेक्स होती हैं। कैसे स्टार्ट करिए, कौन सा फंक्शन है, मैथ डॉट, गलत, क्यूब रूट है भाई, और a माइनस बी। क्यूब रूट किसका चाहिए था हमको, a माइनस बी का, और डिवाइडेड बाय क्या, 2। इसमें 2.00 नहीं लगाने की जरूरत है, सेमीकोलन के बाद इतना ही लिखना है, ठीक है। ये वाला आंसर मैथ डॉट CBRT और √2, और ये हम ग्रुप में भी पेपर भेज देंगे, ठीक है, तब अपना बाकी देख लेना। इसके बाद ये आ जाओ, गिव द बिलो एक्सप्रेशन। अब देखो इसका एक एक पार्ट का आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या आया, इसका 10। लास्ट इंडेक्स ऑफ टी, आखिरी वाले टी का इंडेक्स नंबर बताओ। तो देखो 0, आखिरी टी हमारा है कहाँ, ये है ना, ये 0 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आ रही भाई, 17 आ रही है ना। तो इसका आंसर आया कितना,
17 आया। अब इसके बाद में लगा है प्लस, बाद में हम फिर कंबाइन करेंगे। इसका आंसर क्या आया? 6 से लेके 9 तक ना, 10 लिखा है तो 10 तक जाएगा कि 9 तक? 9 तक, 6 से लेके 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6 6 7 8 6 7 8 9 और बस 9 तक ही तो जाएगा ना। हाँ तो आएगा इसका क्या? स्पेस IS और स्पेस, ये आया इसका आंसर। और इसके बाद लिखा हुआ है क्या? माई एज आ रहे, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। तो बताओ आंसर क्या बनेगा? आंसर ये देखो इंटीजर, और ये कैसी वैल्यू आएगी? स्ट्रिंग। ये तो स्ट्रिंग टाइप की आएगी ना, इंटीजर और स्ट्रिंग मिलके कैसा आंसर देते हैं? स्ट्रिंग। तो इसका आंसर जो लिखेंगे 17 स्पेस इज माई एज, ये आ जाएगा आंसर। सही है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा आएगा नहीं कि स्क्रीन में, इधर आ जाओ जा। ऋषभ, यहाँ पे के अलग टाइप का क्वेश्चन। ऋषभ ट्राइज टू रन द प्रोग्राम बट एवरी टाइम ही गेट द कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। कंपाइल्ड, व्हाट इज द एरर? कहाँ पे एरर है ये बताओ। एंड हाउ द प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड टू गेट द करेक्ट आंसर। अब हम लोग, हाँ चलो हम लोग देखते हैं, एक एक लाइन चेक करते हैं। ये पहली लाइन में कोई मिस्टेक? बोले भाई पहली लाइन में कोई मिस्टेक? सही है, ब्रैकेट सही है, फ्लोट ए सही है। इसमें किसमें? नहीं नहीं, ये सेमी कॉलन है, वो देख नहीं रहा है, चलो सेमी कॉलन। इसके बाद इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ इसमें कोई नहीं, पहले इसकी बात करो, इसमें कोई मिस्टेक है? हाँ गलत है। ये पता है इसमें रन टाइम एरर भी है। कैसे? सुनो, इसका आंसर कैसा आएगा? इंटीजर आएगा कि डबल आएगा, फ्लोट आएगा, कैसा आएगा? डबल आएगा। और ए कैसा डिक्लेयर कर रहे हो? तो डबल वैल्यू फ्लोट में आ पाती है क्या? नहीं आ पाती, डबल बड़ा होता है ना, तो ये गलत हो गया। और एक और मिस्टेक है, पता है क्या? नहीं ठीक है, वो यहाँ, वो तो नीचे अभी हम इस लाइन की, ये तो चल जाएगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डबल। ये और दूसरा एक करेक्शन और भी था, यहाँ पे 2.5 F लिख दो तो भी सही हो जाता। क्लियर हुआ? इसमें अब इसमें मिस्टेक तो सबको दिखी गई क्या? प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा ना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब करने का तरीका क्या होता है? प्रोग्राम हम लोग पूरा कॉपी करते हैं, जहां पे एक मिस्टेक होती है उसको अंडरलाइन करते हैं और उसी के ऊपर सही लिख देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है बोर्ड में। नहीं, क्यों? इसका रीजन है ये डबल है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब डबल और इंटीजर मल्टीप्लाई होगा कैसा हो जाएगा? डबल। और डबल के साथ फिर बाकी तो सब ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, वाइल लूप नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये निकालो जरा। 6 7 8 6 7 8, चलो ये जा क्वेश्चन करो। 6 7 और 8 ये तीनों कर डालो। जरा चेक कर लेते हैं भाई। देखो मैथ, ये आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स ऑफ किसका पूछा है? एफ का। 0 1 2 3 4, ये लिखा है 4। अब ये कह रहा है मैथ डॉट SQRT ऑफ 4, तो 2.0 बिल्कुल सही है, पहला आंसर सही है 2.0। इसके बाद आ जाओ, आदित्य आफ्टर चंद्रयान डॉट ट्रिम डॉट लेन। ट्रिम क्या करता है? हाँ, ये शुरुआत की और सुनो, शुरुआत की और लास्ट की स्पेस हटा देता है, यानी ये स्ट्रिंग अब यहां तक रह गई। अब उसके बाद क्या करें? डॉट लेंथ। लेंथ कितनी आ रही अब? 22। देखते हैं, लेंथ 1 से काउंट होती है, 0 से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ गए। दोनों गलत हो गए। हाँ क्यों? हाँ अच्छा रुको एक मिनट। अच्छा नीचे भी इन पार्ट बी एज्यूम 2 वर्ड्स आर
सेपरेटेड बाय, नहीं वो तो ये बता रहे हैं कि जो बीच की स्पेस है ना वो एक है, इसको दो मत काउंट करो, क्योंकि काउंटिंग में हो सकता है कोई कह रहा हमें तो दो लग रही है, यहाँ पे कहने वाला कह सकता है ना कि दो लग रही हैं, तो उस केस में उन्होंने लिखा है कि वो एक स्पेस एज्यूम करनी है आपको, बीच में हमेशा एक ही होती है, तो ये काउंट कर लेना 23 हमने जो काउंट किया उस हिसाब से 23 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन, एंड इसको नोट कर लो, ये तो इजी है, ठीक है, ये वाइल डू वाइल का है बट हमने नहीं पढ़ा है, बट लिख लो, इजी है, लर्न कर लेना अपना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एल्स और स्विच केस का डिफरेंस, और दूसरा वाइल और डू वाइल, एक तरफ लिख लो एंट्री कंट्रोल और एक तरफ लिख लो एग्जिट कंट्रोल। जो एंट्री कंट्रोल लिखा है ना वहां पे लिख लो ब्रैकेट में वाइल, वाइल, अगर क्वेश्चन में पूछे वाइल और डू वाइल का डिफरेंस बताओ तो यही होगा, और एग्जिट में लिख लो डू वाइल, डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो अब लिख लो एंट्री कंट्रोल लूप में इट, एंट्री में लिखना है वाइल की तरफ, इट चेक्स द कंडीशन, इट चेक्स द कंडीशन then execute the loop, it checks the condition then execute the loop। दूसरी तरफ लिख लो it execute the loop, exit control loop में it execute the loop, it execute the loop then checks the condition, it execute the loop then check the condition। और एक और डिफरेंस लिख लो, वाइल में लिख लो, वाइल की तरफ एंट्री कंट्रोल में इट में नॉट एग्जीक्यूट, इट में नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, इवन वंस, उस ONC है, मतलब हो सकता है ये लूप एक बार भी ना चले, वाइल उधर लिख लो it must execute at least once, it must execute, ये एक बार तो चलते चलता है, it must execute at least once। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट किसे निकाला क्या, चलो हम बता देते हैं टाइम। प्रेडिक्ट द आउटपुट, ये स्ट्रिंग है 10, यानी ये 10 है बट स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा बी है इज द आंसर, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, यहां तक सही है। इसके बाद आ जाओ पी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंट, ये एक फंक्शन होता है, नहीं सॉरी वैल्यू ऑफ लिखा है यहाँ पे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये किसी को याद है ये फंक्शन करता क्या है, किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करता है, किसमें, हाँ वेरी गुड, अगर स्ट्रिंग से इंटीजर आना हो तो पास इंट, और किसी भी डेटा टाइप से स्ट्रिंग या किसी भी डेटा टाइप से दूसरे में जाना हो तो वैल्यू ऑफ। अब सुना बना यहाँ पे इस इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए कैसा है हमारा, देखो स्ट्रिंग, और यहाँ पे तुमने क्या लिख दिया है, इसका मतलब होता है हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ ए, तो क्या होता, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्लोट, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अभी क्या आया आंसर पी में, को ये बता दो, 10 इंटीजर टाइप का आया ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पी, पी की वैल्यू क्या है 10, 10 इंटू और फिर ये क्या लिखा हुआ है +2, तो +2 जो है बस ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा इसका तो कोई यूज ही नहीं किया है ना, किया है क्या, नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया, पी में वैल्यू, ये क्लियर हो गया ना फंक्शन, चलो ये मल्टीपर्पज फंक्शन होता है ऐसा कह सकते हो। इसके बाद और आ जाओ, एक दो क्वेश्चन सेक्शन ए डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत टाइम लग जाए। अब आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो द गिवन कोड, ठीक है। अब इसको जरा देखना, दिख रहा है सबको, अब इसमें हमने भी ऐसा क्वेश्चन कराया है, वो क्वेश्चन लिख देंगे और कहेंगे ये क्वेश्चन है, इसके आंसर इसी में है, यहीं से बताने और कुछ नहीं सोचना। पहला क्वेश्चन, अच्छा पहले हम इस प्रोग्राम को देखें, ये कर क्या रहा है प्रोग्राम, क्लास का नाम गेम है, दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं कि क्लास वेरिएबल है, ये बताओ, क्लास वेरिएबल,
क्लास वेरिएबल कौन होते हैं बोलो? जो स्टैटिक के साथ डिक्लेयर होते हैं। ये स्टैटिक के साथ है क्या? नहीं। तो ये कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस। दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर है ग्लोबल। ये क्या है, कोई पहचानो इसको? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, वो कर लिया। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। याद आया? एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये कुछ किया इन्होंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने। ये क्या किया? पहला ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, किस नाम का? OB1। बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा ये डेप्थ में जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बना OB1, इसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया? OB1 ने। बोलो, वो इसने किसको? पैरामीटराइज वाले को कॉल किया ना। तो ये 4 वैल्यू किस में जाके कॉपी हुई? ये 4 वाली वैल्यू कॉपी हुई किस में? N में। N ने वैल्यू किसको पहुंचा दी? नंबर प्लेयर को। और स्ट्रिंग को क्या, नेम को क्या मिल गया? थ्रू बॉल। और जब ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो इस क्लास के जितने भी वेरिएबल होते हैं इस क्लास के, वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके दो ही वेरिएबल है ना, नेम, एक है नेम और दूसरा क्या है? नम प्लेयर। तो इसके इस ऑब्जेक्ट ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ना, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई? नेम में। हाँ, अच्छा, हम लोग एक काम ही क्यों कर रहे थे? पूछा भी है कि नहीं? जबरदस्ती प्रोग्राम डिस्कस कर रहा। चलो अच्छा, थोड़ा सा बचा है। यहाँ पे जैसे इस ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम को क्या मिल गया? थ्रो बॉल। और इसको क्या मिल गया? नम प्लेयर को 4। तो ये आ गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, कौन सा? नॉन पैरामीटर। तो जो OB2 बना, इसके पास भी यही होंगे, नेम होगा और इसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर होंगे। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ये वाला, इसके नेम में क्या आएगा? कैरम। और इसमें क्या आएगा? 2। अब जरा देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। पूरा प्रोग्राम डिस्कस हो गया। What value will be stored in the instance variable associated with the object OB1? तो क्या लिखोगे? OB1 लिखोगे। OB1 में नेम कंटेन द थ्रो बॉल, नंबर ऑफ प्लेयर कंटेन द 4। कैसे भी लिख दो, OB डॉट नेम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरे में आ जाओ, बता दो बी वाले में क्या होगा? What value will be stored in the data member associated with the object OB2? कैरम और 2। क्लियर हुआ? चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसके नीचे तो है प्रोग्राम, हम लोग 2 मिनट और देखते हैं। प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे नहीं तो टाइम लग जाएगा। केवल ऐसे बस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कर पाओगे। हालांकि ये प्रीलिम्स का पेपर है, ये भी बता दो। उस समय पूरा कोर्स आता है, तो बहुत सी चीजें अभी नहीं पढ़ाई भी गई होंगी। पहला क्वेश्चन जरा देखो क्या है। डिजाइन अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, और लेकिन इसमें एक चेंज है। पता है क्या? तुम्हें 2 फंक्शन बनाने हैं, एक सम ऑड बनाना है, एक दूसरा बनाना है। और मेन में एक मेन्यू बनाना है। केस 1 में पहले वाले को कॉल करना है, केस 2 में दूसरे को कॉल करना है। ऐसा है, ठीक है। टाइम होगा किसी दिन डिस्कस भी करेंगे, बट इसको अभी हो सकता है ऐसा ना दे हो। ये वाला 100% ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसे हमने ढेर सारे कराए हैं, सब रिवाइज कर। अभी हम एक और करेंगे, अलग अलग स्कूल के लेवल के हिसाब से कुछ हम पेपर तैयार कर रहे हैं, वो हम भेजेंगे, लिख देंगे नीचे किस स्कूल के लिए। वो पेपर जरूर तैयार कर लेना अपने इस एग्जाम के पहले, क्योंकि होता है ना ब्रेन में बहुत टफ होते हैं। अब वो तुम्हारे किसी काम के नहीं होते हैं, तुम्हारे वाले क्वेश्चन उनके लिए किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो पिक मैचिंग नहीं बन पाती। ठीक है, तो वो पेपर हम देंगे, तो ये जरूर कर लेना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद ये वाइल लूप का अभी हमने पढ़ाया नहीं है, और इसके बाद ये स्ट्रिंग का है, और ये किसका है पहचानो? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन और इस फंक्शन का नाम क्या है? सेम। और इसके बाद इन्होंने ये एरे का एक ही प्रोग्राम पूछा है। ठीक है, चलो बस इतना कर लो। और ये बताओ तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे? अब तुम लोग का टर्न कब पड़ेगा? ट्यूसडे को ना। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कौन सा पेपर है? किसी को याद है? लिटरेचर। तो कंफर्म कर दो आओगे कि नहीं आओगे। हाँ, नहीं आओगे, ठीक है। और इसमें कौन है जो आएगा जिसके पेपर नहीं चल रहे हैं? तुम हो और 3-4 लोग हैं, ठीक है। तुम लोग रुक जाना, बाकी लोग जाओ।